हेलो स्टूडेंट्स, मैं शोभा मैम आप लोगों का सीबीएसई एग्जाम 2024 के पॉलिटिकल साइंस के रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम एमसीक्यू के मैराथन कर रहे थे, यानी एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। और स्टूडेंट, अब ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू है, जो कि पहले आपका सब्जेक्टिव हुआ करता था, आंसर राइटिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब इसे एमसीक्यू बेस्ड बना दिया गया है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले बच्चों को इसमें मार्क्स स्कोर करना इजी होता था, क्योंकि वो सब्जेक्टिव में अगर लिख देते थे तो उनको एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो मिलते ही थे। लेकिन अब अगर आपको एमसीक्यू करना है तो उस कार्टून से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कार्टून्स हैं, उनमें से कुछ कार्टून्स को लेकर आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कार्टून। Now look at this cartoon student. Study the cartoon given below carefully and answer the questions that follow. तो आप इस कार्टून को केयरफुली देखिए कि कौन सा कार्टून है, कौन से टॉपिक से आपको रिलेटेड लग रहा है। कार्टून में जो भी इमेजेस आपको दिए गए हैं उन चीज़ों को ध्यान दें कि एक तरफ चेयर में मालदीव्स का नाम लिखा है, दूसरे में नेपाल का, तीसरे में भूटान का, ये दो चेयर्स खाली है, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आखिर इन कंट्रीज के नाम इस कार्टून में लिखे हैं। तो इस कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ये कंट्रीज किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, क्या ये कोई स्पेशल मीटिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द कार्टून इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो कार्टून अभी हमने देखा, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का है जिसमें कई सारे मेंबर्स हैं। तो इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं विद द नंबर ऑफ द चेयर्स 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये जो 7 चेयर्स है, 7 चेयर 7 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अलग अलग चेयर में अलग अलग कंट्रीज के नाम लिखे हैं। तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां ये 7 कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज दे आर द मेंबर ऑफ द सार्क। ओके, now the next, identify the member countries whose name is missing in the cartoon. अब इस member countries, कौन से कंट्री का नाम इसमें से मिसिंग है। तो ऑलरेडी हमने नाम पढ़े, नेपाल, मालदीव, राइट, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। अब इनमें से कौन से नाम जो है मिसिंग है, अब आप इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए। ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी म्यांमार या डी पाकिस्तान। So let's check the correct answer. Correct answer is that is अफगानिस्तान और पाकिस्तान। एक्चुअली स्टूडेंट, जो बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें इसी तरह से ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें आपके लिए बोथ ए और बी और सी और डी का ऑप्शन नहीं था, राइट। तो इसमें 2 कंट्रीज आएंगे आपके, एक आपका अफगानिस्तान, दूसरा आपका पाकिस्तान। तो स्टूडेंट ने चाहे अफगानिस्तान किया हो, चाहे पाकिस्तान किया हो, या दोनों ही नाम लिखे हो, तो बच्चों को इसमें पूरे मार्क्स मिले थे। Now the next question, what is the main objective of the organization related to the cartoon? तो स्टूडेंट पहले 2 क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे, राइट। अब नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन आ गया, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए, तब जाकर आप इसे कर पाएंगे। तो अब आप एक बार सार्क के ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको रिकॉल कीजिए। तो पहला इसमें लिखा है टू इवॉल्व कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट थ्रू मल्टीलैटरल मीन्स, कि ये एक कोऑपरेशन इवॉल्व करना चाहता है अमंग द मेंबर्स थ्रू व्हाट? मल्टीलैटरल मीन्स टू रिजॉल्व बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स, टू सॉल्व म्यूचुअल सोशल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, एंड डी टू फाइट टुगेदर अगेंस्ट व्हाट? अ कॉमन एनिमी। क्या ये सारे देश एक दूसरे के साथ किसी कॉमन एनिमी के साथ लड़ना चाहते हैं, फाइट करने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे थे। तो अब इनमें से कौन सा जो है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? टू इवॉल्व कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट थ्रू मल्टीलैटरल मीन्स। हम किसी दुश्मन, यानी कि सार्क कंट्री किसी दुश्मन के साथ लड़ने के लिए नहीं बनी है। सार्क कंट्रीज इसलिए बनी है कि इन कंट्रीज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इक्वली रिकॉग्नाइज करें और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें थ्रू मल्टीलैटरल मीन्स, थ्रू कोऑपरेशन, राइट। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर कंट्रीज डज नॉट हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब जितने भी सार्क कंट्रीज हैं उनमें से कौन से जो कंट्री है उसका जो गवर्नमेंट है इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो स्टूडेंट एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि जब भी आप सार्क कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। ओके, जब भी आप साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में पढ़ोगे तो याद रखिएगा कि हर कंट्री का अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम है। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसे डिवाइड कीजिएगा कि विच कंट्री इज हैविंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो उसमें आप उन कंट्रीज के नाम लिखिएगा, किस कंट्री का सल्तनत पीरियड था और उसके बाद जो है उसने कब उसमें डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ, कौन से कंट्री में कब मोनार्की थी, राइट, और कब मोनार्की से फिर वो डेमोक्रेसी में बदल गया, एंड विच कंट्री स्टिल हैविंग अ मोनार्कियल गवर्नमेंट, राइट। तो चेक करते हैं करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, द करेक्ट आंसर इज भूटान। ठीक है, तो भूटान जो है एक ऐसा देश है जहां क्या है, जहां मोनार्की है, राइट, नॉट हैविंग एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हर कार्टून बेस्ड क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के होंगे, 4 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ओके, नाउ लुक एट दिस कार्टून केयरफुली। आप इस कार्टून को एकदम ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर 2 जो है एनिमल्स हैं, राइट। अब एक टाइगर और एक लायन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन इसके बीच में खड़ा है, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन एनिमल्स के थ्रू, या किनको वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बैलेंस की वजह से क्या हो सकता है वो भी इस कार्टून में रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, सो नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन देखते हैं। द टाइगर सिटिंग ऑन द राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट विच ऑर्गेनाइजेशन। तो वो टाइगर जो राइट हैंड साइड में है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल स्टेट, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईस्ट एंड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रिलेटेड विद द सिविल वॉर इन श्रीलंका, एंड श्रीलंका में सिविल वॉर 2 कम्युनिटीज के बीच में थी, एक सिन्हला और एक श्रीलंकन तमिल्स के बीच में। तो अब आप आइडेंटिफाई करिए एंड आंसर इज व्हाट, द करेक्ट आंसर इज A, that is Liberation Tigers of Tamil Elam is the correct option. Okay, now the next question. Which one of the following statement about Sri Lankan crisis is true? तो अब श्रीलंका में जो क्राइसिस हो रही थी उन क्राइसिस से रिलेटेड इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। India did not interfere in the crisis and kept away from the problem. इंडिया ने क्राइसिस पे इंटरफेयर नहीं किया, अपने आप को इस श्रीलंकन प्रॉब्लम से दूर रखा। नेक्स्ट, इंडिया आस्क्ड द यूनाइटेड नेशन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन से स्पेशली हेल्प मांगा कि ये जो श्रीलंका में सिविल वार चल रहा है उससे हमें हेल्प कीजिए। ओके, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए। इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंकन एंड गॉट इन्वॉल्व इन द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। क्या श्रीलंका के साथ इंडिया ने कोई एग्रीमेंट साइन किया था और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की बात की थी? India snapped its diplomatic relation with Sri Lanka during the crisis. So what is the correct statement, true statement? So the true statement is C. India signed an accord with Sri Lanka and got involved in the solution to the problem. India ने अपने आप को साइडलाइन नहीं किया, ठीक है, इंडिया ने कभी भी इस इशू से अपने आप को साइडलाइन नहीं किया, लेकिन याद रखिए कि इंडिया की भी अपनी लिमिटेशन थी कि वो दूसरे देश के प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती है। फिर भी इंडिया ने अपने पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ पर भेजा जिस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, ताकि श्रीलंका के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। लेकिन बाद में श्रीलंका के लोगों को लगा दैट इंडियन गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर ऑफ श्रीलंका। तो ये ऑब्वियसली श्रीलंका का इंटरनल मैटर था, so that's why this is not the responsibility of the Indian government to interfere in that matter। तो ये उनको लगने लगा और इसलिए बाद में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है विदाउट अटेनिंग एनी विक्ट्री और एनीथिंग एल्स वो वहां से वापस चली आई इंडिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। The conflict in Sri Lanka from 1983 onwards was based on which of the following? तो श्रीलंका में जो कन्फ्लिक्ट चल रही थी कब से, फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड, वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग?
discrimination by the government between political parties, discrimination by the government between two communities, discrimination by the government between two regions and discrimination by the government between two religions. तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? Let's check the correct answer. That is discrimination by the government between two communities, that is Sinhala and Sri Lankan Tamils के बीच में जो श्रीलंका की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी. याद रखिए, सिंस इंडिपेंडेंस, जब से श्रीलंका बना तब से श्रीलंका जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर चल रहा है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट इज मेकिंग अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू कम्युनिटीज, वन साइड सिन्हाला, अनदर साइड वर्ड, अनदर साइड श्रीलंकन तमिल. And which community was there in majority? That Sinhala community was in majority and enjoyed most of the privileges. Okay? Now the next question. What message does the cartoon convey? अब इस कार्टून से कौन सा मैसेज हमें मिलता है? श्रीलंकन गवर्नमेंट मैनेज टू बैलेंस द टू राइवल ग्रुप्स. श्रीलंकन गवर्नमेंट दो राइवल ग्रुप्स के बीच में मैनेज करने की कोशिश कर रहा है. बोथ द गवर्नमेंट वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो दोनों के अगेंस्ट है. बोथ द ग्रुप्स वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दोनों ग्रुप गवर्नमेंट के पूरी तरह से अगेंस्ट है. द गवर्नमेंट ट्रीटेड बोथ द कम्युनिटीज इक्वली एंड द लास्ट ऑप्शन, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द टू राइवल ग्रुप्स. तो क्या लगता है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज D. It was very difficult to maintain balance between the two rival group. दोनों तरफ तो शेर है भाई, किसको मेंटेन करेंगे? कोई किसी से कम नहीं है. Okay, so it was really very difficult to maintain the balance between the two rival groups in Sri Lanka. Okay. Now the next question. Study the cartoon given below carefully and answer the questions that follow. तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम 3 ही कार्टून डिस्कस कर रहे हैं. अगले वीडियो में हम और भी कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ स्टडी द कार्टून गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. तो नाउ इस कार्टून को आइडेंटिफाई कीजिए. ऑब्वियसली बांग्ला में लिखा है तो पक्का वेस्ट बंगाल से या फिर किसी और देश से रिलेटेड होगा जहाँ बांग्ला भाषा में बात की जाती है. तो अब आप आइडेंटिफाई कीजिए, क्या ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है या अदर कंट्री से रिलेटेड है और कौन सी इशू से रिलेटेड है. Now the given picture belong to which one of the following country? तो obviously अब आपने आंसर easily recall कर लिया होगा. So the correct answer is what? Correct answer is Bangladesh. Okay, the cartoon is actually related with बांग्लादेश से related है. बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम हुआ वो हम इनके क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करेंगे. Why this cartoon is here? So the memorial shown in the picture is located at which one of the following places? तो ये जो मेमोरियल जो बना है, ये जो इमेज जो बना है, ये कौन से यूनिवर्सिटी में है? क्या ये शांति निकेतन में है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बर्मा यूनिवर्सिटी और इन ढाका यूनिवर्सिटी? तो भाई ये अगर बांग्लादेश में है तो ऑब्वियसली दिस इज इन ढाका यूनिवर्सिटी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which military ruler was the cause for this memorial? तो स्टूडेंट, आप लोगों को एक बात बता दें कि आप लोगों ने ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट है, मुझे पता है कि आपको याद भी होना ही चाहिए कि बांग्लादेश 1971 में बनती है और जब 1971 में बांग्लादेश बना तो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्री बनी. लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेख मुजीबुर रहमान ने जो चेंज किया उसकी वजह से बाद में फिर से वहाँ पर मिलिट्री रूल आ जाती है. जैसा कि पहले वेस्ट पाकिस्तान जो होता था, यानी कि पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं थी. The same condition happened there in बांग्लादेश, जहाँ पर जो है आपको डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम दिखाई देता है. डेमोक्रेसी जो है बाद में वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में आ जाती है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, जब वह मिलिट्री डिक्टेटरशिप आता है तो उसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है और स्टूडेंट्स वर इन फोरफ्रंट एंड आस्किंग फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ द बांग्लादेशी पीपल. ओके, So now which military ruler was the cause for this memorial? तो वो कौन से मिलिट्री डिक्टेटर है जिसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी लॉन्च किया गया था बांग्लादेश में? So let's check the correct answer. Correct answer is लेफ्टिनेंट जनरल H.M. इरशाद. ओके, लेफ्टिनेंट जनरल कौन? H.M. इरशाद. ओके, now here one
important statement about this cartoon, that it is a mural in Dhaka University to remember whom? Noor Hussain. तो ये है Noor Hussain who was killed by the police during pro-democracy protest against General Irsad in 1987. Okay, and painted on his back, "Let democracy freed." ओके उसने अपने पीठ में स्लोगन लिखा था, लेट डेमोक्रेसी बी फ्रीड, एंड फोटो क्रेडिट टू शहीदुल अल्म. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द इंसिडेंट रिलेटेड टू द पिक्चर हैपन. तो अब जनरल एच.एम. इरशाद का रूल कब था, उस समय से रिलेटेड यह कार्टून है. तो अब बताइए क्या है करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज 1987 से रिलेटेड है. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थे आज के इंपॉर्टेंट कार्टून बेस्ड क्वेश्चन. अगले वीडियो में हम और कुछ नए कार्टून बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. एंड आई होप कि आप जो है जितने इस रिवीजन सीरीज की जितने भी आपको वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है आपने उन सभी को कंप्लीट किया होगा. प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी इसे शेयर कीजिए. एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर टू लॉट ऑफ स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर.